गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो फिर से स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज हम आप लोगों के लिए सीटेट 31 जनवरी 2021 का पीवाईक्यू क्वेश्चन जो आया था 1 जनवरी 2021 में जो आया हुआ था, ये पेपर 2, ठीक है। तो ये पेपर 2 का है, तो याद रखिएगा आप लोग पेपर 2 का जो सीडीपी का आज हम लोग सीडीपी का कंप्लीट करवाने वाले हैं। जो ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसके लिए हम लोग आज करने वाले हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप जो कोई भी सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगा। जो क्योंकि हर एग्जाम में क्या है, एग्जाम से पहले आप लोग जरूर सीडीपी का कंप्लीट करके जाइए, क्योंकि एग्जाम में आप लोग का सीडीपी का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है, जिसमें से 30 क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग करते हैं 2021 में किस टाइप का क्वेश्चन आया। आप उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि एग्जाम में सीटेट का किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक ना। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल्यावस्था की अवधि में विकास, तो बाल्यावस्था की जो अवधि रहती है उसमें विकास किस माध्यम से होती है, वो क्या है। पहला है धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता। दूसरा है बहुस्तरीय और मिश्रित होती है। तीसरा नंबर है में केवल परिणात्मक परिवर्तन होता है। और चौथा है अनियमित और असंबंधित तरीके से होता है। तो आपको बताना है कि बाल्यावस्था की अवधि में जो विकास जो होती है किस प्रकार से होती है। चलिए बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, बाल्यावस्था में विकास की जो अवस्था है बहुस्तरीय और मिश्रित तरीके से होती है। तो याद रखिएगा बाल्यावस्था में विकास की जो अवधि बहुस्तरीय और मिश्रित तरीके से विकास होती है, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि निकटता विकास का क्षेत्र क्या है। तो आपको पता है निकटता विकास का इंग्लिश में बोलता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। आप लोग बताइएगा। ये लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत के अनुसार है, तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चों की वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क और अधिक कौशल और समक्षियों की सहायता में बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के माध्यम का क्षेत्र है। मतलब जो बच्चा जो वर्क कर रहा है उस क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे ये बच्चा है तो इस क्षेत्र के अंतर्गत जो बच्चा काम कर रहा है, तो उसमें से क्या एक्स्ट्रा आप जो इफेक्ट देते हैं बच्चों को हेल्प करने में, तो उसी को बोलता है उपार्जित करने किए जाने वाले प्रदर्शन का माध्यम का क्षेत्र है। दूसरा बोलता है विभिन्न प्रकार के कार्य जो अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करनी चाहिए परंतु वह नहीं कर सकता है, ये। अगला बोलता है वह प्रक्रिया जिसमें विभिन्न समझ वाले व्यक्तियों की समझ तक पहुंच सकते हैं, ये पूछा। और अगला बोलता है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों को निर्धारित विधि द्वारा कार्य करते हैं। तो आपको बताना है कि निकटतम विकास का क्षेत्र क्या होता है। चलिए तो क्या होता है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, बच्चों का वर्तमान स्तर जो है स्वतंत्र प्रदर्शन करना और अधिक से अधिक कौशल और समक्षों की सहायता से बच्चों के द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन का क्षेत्र होता है। देखिए ये लेव वाजिस्की का सिद्धांत था, ठीक है। जैसे ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। बच्चा के जिसे ये क्षेत्र के अंतर्गत मान लीजिए यहाँ काम करने के दौरान क्या होता है, इसमें से थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा उसको परेशानी होती है। जोन ऑफ पर्सनल इस क्षेत्र में जो बच्चा वर्क कर रहा था उसी को बोलते हैं जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है। विकास का सिद्धांत दिया था इसी ने, इसका नाम है लेव वाइस्की, ठीक है। लेव वाइस्की का और कुछ अन्य सिद्धांत भी है जिसमें से एमको का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा एमको का सिद्धांत दिया था, जेडपीडी का सिद्धांत दिया था। कभी एग्जाम में पूछ दे एमको का सिद्धांत किसने दिया, जेडपीडी का दिया। पार पार या इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं स्कार फोल्डिंग, ठीक है। वो सब जो होता है सिद्धांत दिया था ये लेव वाइगोस्की जी ने दिए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा लेव वाइगोस्की बहुत ज्यादा। अब उन्होंने 3 चीज में ध्यान दिया था, भाषा, ठीक है, संस्कृति और समाज, ठीक है। तो ये याद रखिए भाषा संस्कृति और समाज को हमेशा सबसे ज्यादा महत्व दिया, तो ये भी याद रखिएगा बच्चों। भाषा के अनुसार संस्कृति और समाज, जैसे संस्कृति मिलेगा उसी तरह से बच्चों भाषा को गेन करता है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए जीन पियाजे में जाते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल, इसका एज कितना होता है, ये होता है 11+, ठीक है। याद रखिए फॉर्मल स्टेज 11+। पहला ऑप्शन देखिए परिकल्पनात्मक निगात्मक तर्क और प्रज्ञा चिंतन करने में समर्थ होते हैं। अगला केंद्र और अनुत्तरक्रमीय सोच करने में अबंध होता है। संरक्षण वर्गीकरण और श्रेणीकरण करने में सक्षम नहीं होते हैं। और अगला होता है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो आपको पता है 11+ की जो अवस्था है इसमें क्या करना होता है, आपको इतना हिंट मिल गया होगा तो आप आराम से इसको बना लीजिएगा। चलिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है, बच्चों क्या परिकल्पनात्मक निगात्मक तर्क और प्रज्ञात्मक चिंतन करने में समर्थ है। यहाँ पे देखिए हाइपोथेटिक,
याद रखिएगा, जब भी कभी बोल देगा प्रकलित और निगलात्मक, ये हमेशा 11+ के लिए होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए। चलिए, जीन पियाजे ने क्या 4 सिद्धांत दिए थे, ठीक है, 4 मतलब लेवल बताए थे, एस पी सी एफ। एस मतलब सेंसरी मोटर, इसको इसी को बोलते हैं सेंसरी मोटर, हिंदी में बोलते हैं संवेगी पेशीय अवस्था, ठीक है। हम सिर्फ बोल देते हैं कितना सा होता है, 0 से लेकर 2 वर्ष होता है, ठीक है। पी मतलब प्री कन्वर्सन मतलब पूर्व संख्यात्मक अवस्था, ये कितना होता है, 2 से लेकर 6 वर्ष के बीच का होता है, ठीक है। याद रखिएगा, खाली इतना आपको हिंट बताते रहे। कंक्रीट मोटर स्किन जो होता है 6 से मतलब 7 से प्लस, ठीक है, 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था है, इसको बोलता है मूर्त है, इसको हिंदी में बोलते हैं मूर्त, ठीक है। और अगला फॉर्मल जो अभी एग्जाम में इसमें पूछा, अमूर्त संख्यात्मक अवस्था, ठीक है, ये 11+ की अवस्था है जो इसी को बोलता है फॉर्मल, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, तर्क करना, चिंतन करना, ये सब सारा सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सेंसरी मोटर स्किल में वही बच्चा जो सेंस के माध्यम से सीखता है, या मतलब क्या होता है ना कि खिलौने विलौने को बदले माध्यम होता है, जो निर्जीव चीज को सजीव मांगना, तो ये सब इसमें आता है, ठीक है। दूसरा तो प्री संक्रमण अवस्था, वही अवस्था होता है, ठीक है, जिसमें से बच्चों क्या कहता है, निर्जीव सजीव मानना सिंपल अभी नहीं आता है, पर जैसे पानी का 2 बर्तन देंगे, जैसे कि ये लंबा वाला बर्तन दे देते हैं और एक बड़ा बर्तन, तो जब बच्चों को हम पूछेंगे कि पानी किस में है, तो वो बोलेगा कि ये लंबे वाला में है, बट पानी दोनों में सेम ही रहता है। तो ये इसमें तर्क, ये वाला सोच अभी डेवलप नहीं होता, फिर जब वो मूर्त अवस्था में पहुंच जाते हैं तो इसमें यह सोच डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखें। जैसे मूर्त अवस्था में जो होता है कंक्रीट में, ये ऑप्शन थर्ड में, कंक्रीट अवस्था में जो होती है, इसमें बच्चों क्या कहता है, रिवर्स करना, आगमन चिंतन करना, बिगिनिंग स्टेज, अनुमान लगाना, सी का सिद्धांत भी दिया था, उसमें से क्या होता है, संरक्षण करना मतलब कन्वर्जेशन, क्लासिफिकेशन, अनुसंधान। तो ये जैसे यहाँ पे दिया ना, संरक्षण, वर्गीकरण, अनुसंधान, ये थर्ड वाले अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, वो जो ये होता है कंक्रीट मोटर स्किल में। तो इतना सारा आप लोग जीन प्याजे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास का सिद्धांत, आपको पता है लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास, वही हिंज वाला, के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो उसमें मतलब मानवीय, इंग्लिश में पढ़िए, सोशल सिस्टम, याद रखें, सोशल सिस्टम पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप, ये बारे में तो बताना। कोहलबर्ग का कौन सा सिद्धांत था? पहला ऑप्शन धन और आज्ञापालन का अभिव्यक्ति, सामाजिक कर्म व्यवस्था अविनाश, यंत्र उद्देश्य अविनाश और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों है, आप उसको देखिए और बनाइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत का आंसर आप लोग बनाने की कोशिश करिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके बना लीजिए। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोशल ऑर्डर मेंटेन ओरिएंटेड, ठीक है, ओरिएंटेशन। तो सामाजिक क्रमबद्ध व्यवस्था अविनाश, इसमें क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत दिया था, उसमें क्या क्या सिद्धांत दिया उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या था, वो सिद्धांत दिया था हिंज वाला, एक कहानी पता है ना, हिंज कहानी का सिद्धांत में वो बताया था कि उसमें से दुविधा वाला बताया था कि उसकी पत्नी जब बीमार हो जाती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है तो उसको दवाई मांगता है, तो वो दवाई का लिए उसके पास पैसा नहीं रहता, तो उसके पास 2 सिद्धांत रहता है कि या तो चोरी करेंगे तो जेल जाएंगे, और यदि हम नहीं करते तो उसकी पत्नी मर जाएगा। तो ये सिद्धांत उसके सामने आता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद रखें। तो उसी में ने उन्होंने 3 प्रकार के मतलब 3 लेवल और 6 स्टेज दिए थे, आप लोग बता देते हैं, 3 लेवल और 6 स्टेज, ठीक है। तो 3 लेवल दिए थे, याद रखिएगा, और 6 स्टेज दिए थे। पहला स्टेज था क्या था, मतलब पहला वो स्टेज था मतलब पूर्व परंपरागत, ठीक है, प्री कन्वर्सन लेवल था, पहला प्री कन्वर्सन लेवल था। फिर भी कन्वर्सन, इसका 2 सिद्धांत था, 1 और 2, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बता देते हैं क्या क्या था। पहला क्या था, प्री कन्वर्सन, जिसमें से आज्ञा पालना, पहला जो था इसका था आज्ञा पालन करना, वो वाला सिद्धांत दिया था। दूसरा था इंस्ट्रूमेंट मतलब कि टीट फॉर टॉट, जैसे कहते थे। दूसरा था पोस्ट, प्री के बाद था कन्वर्सन, दूसरा था कन्वर्सन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं परंपरागत, परंपरागत का भी 2 सिद्धांत था, 1 और 2। तो इसका क्या था, इसी को तीसरा नंबर बोल दीजिए, इसको चौथा नंबर, ताकि यहाँ 2 हो गया, या थर्ड नंबर हो गया, या 4 नंबर। तो तीसरा चौथा में क्या था, तीसरा में था अच्छा गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है। और चौथा में क्या था, जिसमें से लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। तो याद रखें लॉ एंड ऑर्डर, तो इसी में पूछा है लॉ एंड ऑर्डर, नहीं इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूछा है ना, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इतना हो गया, 5 हो गया, और लास्ट था पोस्ट कन्वर्सन लेवल स्टेज, ठीक है। पोस्ट कन्वर्सन लेवल इसमें मतलब पूर्व परंपरागत सिद्धांत, ठीक है, पूर्व परंपरागत सिद्धांत था, जिसमें से 2 अवस्थाएं थे, इसको एक पचमा अवस्था थी, पचमा अवस्था में थे, और एक छठा अवस्था है। पचमा अवस्था में क्या था, जिसमें से लो ओरिएंटेड कॉन्टैक्ट बारे में, ठीक है, सामाजिक अनुबंध अविनाश, ये है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, इसी में था, पचमी अवस्था है, ठीक है। इसमें क्या बोला था,
जिसमें बोला था कि समाज के भला के लिए क्या करना है, कोई भी नियम कानून को तोड़ सकते हैं, तो यही बोला समाज के भला के लिए नियम कानून को तोड़ दो। लास्ट छठा था इसमें सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, जैसे ये वाला है सार्वभौमिक, ये छठा सिद्धांत है। यांत्रिक वाला ये कितना है, दूसरा है। ये सामाजिक वाला ये हो गया पचमा, और दंड और आज्ञा पालन ये फर्स्ट हो गया। तो ये टोटल आप लोग लॉरेंस कर्व का सारा सिद्धांत याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलिए अगला आ जाता है हार्वर्ड गार्डर का सिद्धांत। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हार्वर्ड गार्डर का बहुबुद्धि का सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बहुबुद्धि का प्रकार पालन करता है, तो बोला हार्वर्ड गार्डर। हार्वर्ड गार्डर ने पहले बता देते हैं, हार्वर्ड गार्डर ने कितना टोटल एनसीईआरटी के अनुसार देखिएगा तो एनसीईआरटी के अनुसार टोटल 8 बुद्धि का सिद्धांत दिया था, ठीक है। कौन कौन दिया है, चलिए यहाँ नीचे दिया हुआ बुद्धि का प्रकार दिया हुआ है, आपको बताना बुद्धि का प्रकार और यहाँ अनुपालन के तो कौन कौन प्रकार है वो बताना है। तो इसमें से कौन सा हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि का प्रकार का सिद्धांत के अनुसार पालन करता है वो पूछा है, ठीक ना। चलिए बताइए। पहला स्थानिक बुद्धि जो मनोवैज्ञानिक है, अंतरा व्यक्तिक विक्रेता करता है, या भाषिक बुद्धि मूर्तिकार के पास रहता है, या शारीरिक गतिविधि खिलाड़ी के पास रहता है। तो इसमें बोलता है कौन सा बुद्धि का सिद्धांत सही है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे बॉडी काइनेटिक ये आता है एथलीट के पास, तो ये होता है खिलाड़ी। यह सिद्धांत दिया था जिसमें से क्या शारीरिक गतिविधि मतलब जिसके पास खेल खिलाड़ी जैसे कि विराट कोहली, तो जिसका शारीरिक गतिविधि जैसे भाषा की बुद्धि, तो जिसका भाषा का पकड़ होना चाहिए। मूर्तिकार, मूर्तिकार के लिए स्पिरिचुअल बुद्धि होती है, तो स्थानिक बुद्धि मूर्तिकार के पास होता है, याद रखिएगा। अंतर्वैदिक जो दूसरों को क्या बोलता है, इंट्रा इंट्रा मतलब दूसरों की, ठीक है। इंट्रा मतलब कि खुद की, ठीक है। तो ये बोलता खुद की जो कहता है ये मनोवैज्ञानिक पास खुद के विचार जैसा कि लता मतलब खुद की जो विकास रहता है वो, ठीक है। अब भाषिक बुद्धि जिसको हम बोलने की समझ है, ठीक है। तो ये सारा ठीक ना, इतना याद रखिएगा आप लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का चलते हैं हम लोग। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बताना है, बच्चों के संज्ञान विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा सीखते हैं। अच्छा, बच्चे संज्ञानात्मक विकास चरण में होता है, और स्कीमा के परिकल्पन में बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है। चलिए आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है, ठीक है ना। तब उसको देख के बनाइए। आसान आसान क्वेश्चन देखिए 2021 में किस टाइप का कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, ये सब इतना आसान क्वेश्चन तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा। चलिए लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत अभी जस्ट ऊपर में हम एक्सप्लेन किए थे, क्या बताते हैं कि उन्होंने क्या करा, भाषा का विकास समूह में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, अभी जस्ट बताए थे ना, 3 सिद्धांत दिया था, भाषा, संस्कृति और भाषा, संस्कृति और विचार, ठीक है। तो ये 3 सिद्धांत दिया था, अभी जस्ट हम ऊपर में बताए थे, देखिए 3 सिद्धांत दिया था, देखिए भाषा, संस्कृति, समाज या विचार। तो ये देखिए भाषा, संस्कृति, समाज या विचार, तो ये 3 सिद्धांत दिया था, तो याद रखिएगा। तो संस्कृति विचार यही होता है समाज, तो समाज के अनुसार तो ये भाषा, संस्कृति, विकास तीनों का दिया था, बच्चों एक महत्वपूर्ण भूमिका था, ठीक है। एलईडी जो होता है वो दूसरा वैज्ञानिक दिया था, ठीक है, जिसमें से माइंड में एलईडी रहता है जिसके द्वारा व्याकरण सीखने की प्रक्रिया होता है, ठीक है। स्कीमा जो दिया था, स्कीमा प्रकल्प ये जीन पियाजे ने दिया था, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास ये भी जीन पियाजे का है, तो ये सब जीन पियाजे का सिद्धांत है, बट ये जो समाज के बारे में दिया था ये दिया था लेव वाइगोत्स्की, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बात है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, तो बताना है प्रगतिशील कक्षा में बच्चों के अधिगम की सहायता नहीं करना है, बच्चे की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने में परियोजना में बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायता होता है, और बेहद महत्वपूर्ण है कि क्योंकि यह बच्चों की समझ जानकारी देता है और अध्यापक अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारणा में सहायता करता है। चलिए आप लोग बताने की कोशिश कीजिए, फिर एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग खुद से कोशिश कीजिए फिर बताएंगे। आसान आसान क्वेश्चन पूछा है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे को बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो क्या होता है, बेहद महत्वपूर्ण, तो सही आंसर जो है इसका यही ऑप्शन नंबर 4, यह बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि यह बच्चों के समझ जानकारी देता है और अध्यापिका अपने शिक्षण शास्त्र में विचारने में सहायता करते हैं। देखिए प्रगतिशील शिक्षक रहता है ना, इस प्रोग्रेसिव में जो बच्चे खुद से क्या बोलते हैं, खुद से करके सीखता है। प्रगतिशील कक्षा मतलब बच्चा खुद से मतलब खुद से प्रयास, खुद से कोशिश करके सीखता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है प्रगतिशील कक्षा के लिए
मतलब यहाँ बोलता है अधिगम मूल्यांकन में क्या महत्व है, क्योंकि वह बच्चों की किस समझ की जानकारी देता है, उनकी समझ को बताता है और अध्यापिका अपने शिक्षण शास्त्र के पहचान में सहारने में सहायता करते हैं। देखिए बच्चों के अधिगम में सहायता, देखिए नेगेटिव है उसको काटिए, ये रुकावट उत्पन्न करता है काटिए, अभिभावक तो प्रतिपुष्ट कभी भी फीडबैक लेना है और बच्चों को पहचानने में सफल है या नहीं है, ये चीज़ हमेशा कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब बच्चों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो नेगेटिव आप लोग काट लीजिए। चलिए अब बताएंगे पहले काट के कैसे आंसर निकालना है, ठीक है, ताकि इससे आपको कॉन्सेप्ट वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ताकि एग्जाम में कैसे कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बताते हैं। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विकास के स्तर की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। आपको बताना है कि जैसे लिंग जेंडर रूढ़िवादी क्या होता है, जिसमें से कि भेदभाव हो जाता है, ठीक है। तो जैसे पुरानी परंपरा होती है लड़का लड़की में भेदभाव करना, स्त्री पुरुष में भेदभाव, तो जो होता है ना पढ़ाने का तरीका में भेदभाव, लड़की को अलग कक्षा में बताना, पुरुष को अलग, लड़की के प्रति ज़्यादा स्नेह मत दिखाना, बॉयज़ के प्रति ज़्यादा स्नेह दिखाना, तो ये होता है जेंडर रूढ़िवादी, ठीक है, भेदभाव, ठीक है। चलिए उसी के बारे में पहला ऑप्शन लिंगों और जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना और क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विश्लेषण के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए आप लोग बनाने की कोशिश फिर बताते हैं। चलिए तो हो गया होगा, आप लोग बना लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रगतिशील कक्षा में, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 क्या है, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पॉजिटिव, देखिए पहले है जैविक अंतरों की उपेक्षा करना, कभी उपेक्षा नहीं, ये गलत का आंसर। समाज के चित्र लिंग भूमिका प्रबल करना, ये भी नहीं करना है, कि चित्रित करके लिंग भूमिका प्रबल नहीं करना है। एक ही लिंग की योग्यता का समूह, एक ही चीज को हमेशा नहीं है, हर को ये करना है, तो ये चीज, तो ये सब देखिए नेगेटिव नेगेटिव काट दीजिए, पॉजिटिव आंसर पे आ जाइए। ऐसे आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें बोलता है अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझाना चाहिए। तो बहुभाषिता मतलब क्या, एक मतलब मल्टी भाषा, एक ही क्लास में अलग अलग मिक्स प्रकार के भाषा को क्या समझाना चाहिए, एक गुण और साधन के रूप में, एक रुकावट के रूप में, एक समस्या के रूप में, एक व्यवस्थागत मुद्दा है, ये सिस्टमेटिक इशू है। तो बताइए आप क्या समझाना है। चलिए तो ये तो इजी है, एक प्रकार क्या है ये, हम लोग क्या करेंगे उसको बताएंगे, ये एक प्रकार का गुण और एक प्रकार का साधन है, ये अच्छा चीज है। देखिए नेगेटिव है, समस्या है, व्यवस्था का मुद्दा है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब नेगेटिव है, इसको काट देना है। चलिए हम कलर चेंज करते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। बाल केंद्रित कक्षा वह होती है, देखिए CCC इसे बोलता है बाल चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, यहाँ पे देखिए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, ठीक है। तो क्या होती है इसके बारे में, पहला है मतलब इसमें क्या है, बाल केंद्रित कक्षा में से जिसमें से क्या बालक के ही मतलब बच्चों के अनुसार ही आपको शिक्षा बुक प्रस्तुत करना, जैसे बच्चों के अनुसार, बच्चों के सरल अनुसार, तो बच्चे के अनुसार माँ पुस्तक के अनुसार से नहीं चलना, हमको बच्चे के अनुसार से पूरा सिस्टम को चेंज करना है, उसी के बारे में होता है। अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करना, अध्यापक बच्चों की उनकी क्षमता और आधार पर वर्गीकृत करना, बच्चों का व्यवहार और निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड के प्रयोग करना, अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चों के लिए व्यक्तिगत अवसर को पूरा करना। चलिए बताइए इसका सही आंसर बाल केंद्र के बारे में। ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी है और आसान भी है। तो आप लोग क्या कीजिएगा CCA बाल केंद्रीय शिक्षा में। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि CCC क्या होता है, बाल केंद्रित अधिगम, ठीक है ना। चलिए तो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले नेगेटिव वाला करते हैं, या अध्यापक केवल, देखिए यहाँ केवल दे दिया ना, ये गलत हो गया, केवल कभी भी मिलेगा वो हमेशा गलती होता है, ठीक है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर, देखो बच्चों को कभी भी वर्गीकृत नहीं करना है, ठीक है। अगला है बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक को पुरस्कार दंड, देखिए पुरस्कार दंड कभी हम देंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए ये सब सारा नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव पे चलते हैं, यही बच गया। तो क्या करना, बच्चों के लिए लचीला, प्रत्येक बच्चों का व्यक्तिगत, बच्चों के नीड के अनुसार क्या करना, हम उसको शिक्षा प्रोवाइड करेंगे, जैसा बच्चों को नीड चाहिए उस हिसाब से, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण का भूमिका, तो देखिए संस्कृति के बारे में आ जाता है कल्चर, ठीक है, संस्कृति के बारे में आ जाता है कल्चर के बारे में। तो अभी जस्ट बताए हैं लेव जैसे जीन पियाजे, अल्बर्ट मुंडा, BF स्किनर। चलो बताइए अभी जस्ट बताया कल्चर को कौन प्रोवाइड करता है, लेव से। देखिए इसका तीन ही सिद्धांत है, ठीक है। क्या है, एक भाषा, याद रखिएगा भाषा,
संस्कृति और समाज। बस यही याद करना, लेबास संस्कृति भाषा समाज, ये 3 याद रखेगा, लेबास क्वेश्चन सारा बन जाएगा। उसके लेबास का ZPD दिया था, ZPD MKO ये सब सारा दिया है, तो ये सब पढ़ा दिया है। जिन पियाजे ने S 3-4 लेवल बताए थे, SPCF वाला CCA दिया था, ये सब सारा आप लोग याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चले। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में कौन सा अधिगम सामग्री नहीं है? आंशिक दृष्टि जिसको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे नॉट सुटेबल लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडियो हु पैटर्न स्लाइड। चलिए पहले बड़े आकार और मुद्रित पुस्तक देंगे, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, बोलती पुस्तक, स्पेशल सूचना पत्र और छोटी मुद्रा वाली या कार्यशीट। चलिए बताइए कि आंशिक दृष्टि वाले बच्चों के लिए क्या कीजिएगा आप लोग? चलिए हम लोग इसका सही जवाब देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। चलिए आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, फिर इसका सही जवाब देखेंगे, ठीक ना। चलिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो सही आंसर देख लेते हैं। छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट देंगे, ठीक है। तो इसका क्या है, छोटी मुद्रा, अच्छा ऑप्शन नंबर डी ना, बी नहीं डी। छोटी मुद्रा कार्यशीट वाली ये करवाएंगे, तो क्या आता है, ठीक है। तो ये चीज नहीं है, देखिए ये नहीं है आंशिक दृष्टि, ठीक है, जो मतलब कि वो नहीं देख पाता उस इसके लिए तो छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट नहीं देंगे। बोल्टी पुस्तक वाला यूज करती, बड़े आकार मुद्रित वाला, ये सब सारे करवाएंगे, बस छोटी वाला दीजिएगा तो उसके लिए तो दिक्कत करेगा। ऐसा बोलता नहीं है, नहीं के लिए नहीं वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज करवाएंगे, ठीक। चलिए आगे क्या बढ़ते हैं हम लोग। चलिए समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा जानवे करते हैं। समावेशी कक्षा पीछे का अंतर नहीं, तो देखिए समावेशी क्या कहता है, एक ही क्लासरूम के अंदर क्या होता है, एक क्लासरूम के अंदर क्या होता है, बच्चों को क्लास में मतलब व्यक्तिगत के अनुसार बच्चों के जिस हिसाब से होगा जरूरत के अनुसार उसको शिक्षा देना, बच्चों की जैसी जरूरत उस हिसाब से शिक्षा देना, सभी बच्चों को मतलब मिलजुल कर एक ही शिक्षा देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि भेदभाव करना, सभी को एक समान शिक्षा, बस समावेशी मतलब एक समान शिक्षा, सभी को मिला जुला कर एक समान शिक्षा देना। पहला है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक और व्यवसायिक सुरक्षित करना, बच्चों की अक्षमता के आधार पर उनकी सीमाओं को पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं का प्रबंध कराना, और दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार देना। तो चलिए आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या देखें, पीछे इसमें बोला अंतर्निहित विचार पूछा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा दार्शनिकता, ऑप्शन नंबर। दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा, क्या बोला, समान रूप से शिक्षा पाने का अधिकार है, तो यही इक्वल एजुकेशन, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों को पृथक और योग्यता पर नहीं करना है, अक्षमता के आधार पर उनकी सीमा को पहचान नहीं करना है, और अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट, देखिए विशिष्ट जब भी आएगा स्पेशल स्पेशल संस्थान नहीं देना, तो ये चीज़ हमेशा गलत होता है, ये बच्चों पे क्या कहता है, गलत इम्पैक्ट डालता है, इसलिए ये सब हम नहीं करेंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित कर सकते हैं? तो प्रतिभाशाली और क्या इंग्लिश में बोलते हैं, देखिए गिफ्टेड चिल्ड्रन और क्रिएटिव बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्तता को दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वो प्रश्न देकर जिसमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता हो, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर और रटने पर आधारित परीक्षा करते हैं। बताइए क्या कीजिएगा आप लोग, तो बताइए प्रतिभाशाली और गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में पूछा है ना, उसके बारे में बताइए आप लोग। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रतिभाशाली और प्रगतिशील कक्षा में बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए हम क्या करें, बच्चों को हमेशा चुनौतीपूर्ण अनिश्चितता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देंगे। देखिए बच्चों को क्या करेंगे, चैलेंजिंग टास्क देंगे, क्योंकि देखिए ये गिफ्टेड चिल्ड्रन है और क्रिएटिव, तो देखिए गिफ्टेड चिल्ड्रन और क्रिएटिव बच्चे क्या होता है ना, इसमें से एक्स्ट्रा एक्टिविटी रहता है, वो हर चीज को फास्ट कर लेगा, ठीक है, तुरंत कुछ दिएगा तो इसलिए हम उसको हमेशा चैलेंजिंग चार्ज देते रहेंगे और उनकी एक्टिविटी को प्रिवेंट करते जाएंगे, हम हमेशा उसकी एक्टिविटी को क्रियाकलाप में हमेशा व्यस्त रखेंगे, ताकि यदि हम उसको इस तरह एक्टिविटी नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें से नेगेटिव भावना आ जाएगी। देखिए इसमें अब इसमें बोलता है, क्या बोलता है, रिकॉर्ड टू कन्वर्जन थिंकिंग। देखिए कन्वर्जन थिंकिंग हमेशा गलत होता है,
कन्वर्जन थिंकिंग है अभी सारी क्या अभिमुखी नहीं, अभी सारी आप सारी चिंता नहीं है, तो डाइवर्जन थिंकिंग करेंगे, ठीक है। डाइवर्जन डाइवर्जन थिंकिंग बेस्ट रहता है, हमेशा बच्चों को डाइवर्जन थिंकिंग की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश देंगे, या नहीं रटने पर आधार देंगे, ये सब नेगेटिव होता है, ठीक है, ये सब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, पठन वैकल्प बच्चों की पहचान किस प्रकार की जाती है? आपको बताना है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के लिए उनके सामाजिक संस्कृति संदर्भ में जानकारी देकर, पूर्व शारीरिक स्वास्थ्य और परीक्षण द्वारा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता को विश्लेषण द्वारा, उनकी जटिल और उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने के लिए क्षमताओं का आकलन करके। तो बताइए डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाई, कैसे आप उसको पहचान कर सकते हैं? अब रहता है डिसलेक्सिया बहुत ईजी है, क्या कर सकते हैं उनके पढ़ने, तो यही हो जाएगा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता विश्लेषण के माध्यम से हम उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। डिसलेक्सिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है जिसमें से मतलब कि गुना घटाव करने में, और डिसग्राफिया, ग्राफिया बोलेगा तो ग्राफिया, ग्राफिया बोलेगा तो लिखने में दिक्कत, तो ये सब आप लोग याद है। डिस्फेजिया, फेजिया मतलब वो संबंध नहीं बना पाता, हाथ और आंखों का संबंध नहीं बना पाता, ठीक है, तो वो याद रखिएगा। प्रतिकूल परिस्थितियां और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगम में संबंधित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं, आपको बताना है, ठीक है। इसमें होता है प्रतिकूल परिस्थितियों से वंचित पृष्ठभूमि अधिगम से संबंधित के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकता और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, नहीं पूछा है ना। अगला है अधिगमकर्ताओं और विद्यालय से बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि वह अध्यापक और उनके अधिक ध्यान देना, ठीक, नहीं पूछा, वो ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरण करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध करवाना, कार्यकलाप के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे से समर्थन के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए बताइए, आपको बताना है, इसमें नेगेटिव पूछा है ना, आप बताइए नेगेटिव। चलिए तो सही आंसर हम लोग बढ़ेगा। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका समय, क्या हो जाएगा इसमें, बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर, ठीक है, तो क्या है अधिगम कहाँ बाहर पढ़ने के लिए बच्चों के लिए सहयोग समूह बनाना और उससे समर्थन, ये तो सही है। देखिए प्रोत्साहित करेगा, ये तो सही है। शिक्षण विद्यालय को चुनौती का, ये भी सही है। आया कहना हाँ ये वाला, तो देखो अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए करना और जिससे अध्यापक उन पर अधिक ध्यान ना देना, तो ये नेगेटिव है, ये इसमें बोला नेगेटिव पूछा है, कौन प्रभावपूर्ण नहीं है, तो नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पूछेगा तो नेगेटिव लिखना है, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य का और शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगवान अवस्था क्या है बताना है। इसमें शारीरिक स्वास्थ्य और संवैविक अवस्था में क्या प्रभाव है? कोई प्रभाव नहीं होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, का कोई आपसी संबंध नहीं है, कि भूमिका नहीं होती है। चलिए बताइए, ये तो अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, ये तो इजी है, एक मार्ग का महत्वपूर्ण भूमिका, तो बहुत इजी है। यह क्या कहता है, दोनों को महत्व, देखिए शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार, शरीर का स्वास्थ्य के अनुसार संवैविक विकास होना जरूरी, क्योंकि संवैविक विकास नहीं होगा तो जिसमें आपकी मेंटल 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 एबिलिटी अच्छी नहीं रहेगी, जिसमें से आप सोच समझ नहीं पाएगा, इस हिसाब से अपने शरीर को गति नहीं दे पाइएगा अच्छा तरीके से, ठीक है। तो ये अगला क्षेत्र है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? आपको बताना अर्थपूर्ण अधिगम को मीनिंगफुल लर्निंग, देखिए मीनिंगफुल लर्निंग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए अध्यापक को? पहला है विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वो अपने मनोभावों और प्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर सकें। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता पर आधारित समूह बनाना चाहिए। विद्यार्थियों के पसंद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वो बहुपेक्ष करने में सशक्त हो, और कक्षा में विविध की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। चलिए बताइए, क्या कीजिएगा आप लोग? मैं बोला प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए, वो पूछा है ना। चलिए तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 1 और 3। चलिए पहला ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए और वो अपने मनोभाव और प्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाए, ठीक है, बेहतर सहायता करेंगे अपने मनोभाव और को ये कर सके, ठीक है, तो यार ये रखना। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, फिर अगला है विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा के लिए प्रोत्साहित करना, तो विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा कहाँ है, विद्यार्थियों के संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वह बहुपक्ष में करने में सशक्त हो, ठीक। देखिए इसमें मानक मानक विधि जो होता है, स्टैंडर्ड विधि,
ये नेगेटिव होता है। 4 4 जहाँ है वहाँ काटिए, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, काट दीजिए। अब देखिए 1 और 2 बचा, 2 में देख लिए, 2 में क्या है, विद्यार्थी को उनका प्रदर्शन के आधार पे, देखिए प्रदर्शन के आधार पे वर्गीकृत का और नहीं करना और नामांकित नहीं करना, तो ये नेगेटिव होता है। ये सब नेगेटिव छोड़ दीजिए, जो पॉजिटिव है उसको ले लीजिए। चलिए अगला चलते हैं। अधिगम एक और खाली जगह प्रक्रिया है, तो बताना अधिगम एक और क्या प्रक्रिया है? जटिल और सक्रिय है, सरल और रेखीय, सरल और व्यक्तिगत, जटिल और निष्क्रिय है, तो बताइए क्या है? ये तो इजी है। ये प्रक्रिया क्या है? ये तो बहुत आसान है, जटिल और सक्रिय प्रक्रिया, तो ये तो आसान है, जटिल और सक्रिय प्रक्रिया। ठीक है, देखिए लर्निंग में क्या होता है, स्टार्टिंग लर्निंग में जो होता है एक प्रकार जटिल और सक्रिय प्रक्रिया, क्योंकि स्टार्टिंग से ही प्रारंभ हो जाता है। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुव्यवस्थित करने के लिए अध्यापिका अपने कक्षा की सामाजिक, संस्कृति और धार्मिक भाषा में विविधता को क्या करना चाहिए? टालना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, समझाना चाहिए या अनदेखा करना चाहिए? तो क्या करेगी बताइए? तो ये भी आसान है। देखिए क्या है बोला, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक भाषा की विविधता को, देखिए विविधता मतलब सब प्रकार का, देखिए सांस्कृतिक के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे और सामाजिक के आधार पे, तो क्या करना, विविधता को हमेशा समझाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो उसके बारे में नॉलेज देना चाहिए, समझाना चाहिए। ठीक, कितना आसान क्वेश्चन आया 2021 में। कक्षा में प्रभावपूर्ण अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के, तो किसके, देखिए इसके आधार पर करना चाहिए और किसके बजाय नहीं करना चाहिए? सहयोग प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा सहयोग, भाइवा सुसाध्य और प्रतिस्पर्धा सुसाध्य। चलिए बताइए, ये तो इजी है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सहयोग और प्रतिस्पर्धा, इसका सही आंसर है सहयोग और प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन नंबर ए। पहले क्या करना है, अधिगम के लिए हम लोग सहयोग करेंगे और वातावरण से बजाय क्या करना, ये करना, तब ये करना, प्रतिस्पर्धा करना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए अप्रभावशाली पद्धति है? तो बताना लर्निंग के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? पार क्या पार पार उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी को कोई नया कौशल सीख रहे हैं। सीखने में ज्यादा कार्य पूर्ण करने के लिए बल देना, वे कार्य देना जो क्या है बच्चों के लिए बहुत सरल हो, और प्रतियोगिता के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना। तो क्या करना आपको सही लगता है, चलिए बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे विद्यार्थियों को अधिगम के लिए क्या करना चाहिए? चलिए तो ये आसान ही है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रोवाइडिंग स्कार्फ फोल्डिंग, ये लेगवाज सिद्धांत है कि मतलब जैसे कि अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए हम क्या कहते हैं, पाव उपलब्ध कराएंगे और विशेष जब विद्यार्थी कोई नया कौशल से, जैसे कि ये सिद्धांत दिया था, ये जैसे बच्चे यहाँ इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, यहाँ काम करने के दौरान ना वो कुछ स्थिति के लिए फंस जा रहा है, जब हम टीचर के माध्यम से या कोई भी माध्यम से इसको क्या कहते हैं, हेल्प देते हैं, ये बच्चा ग्रो करता है, ग्रो करके आगे की ओर जाता है, तो इसी को बोलता है स्कार्फ फोल्डिंग। ये दिया था लेव वाइगोस्की का सिद्धांत था। ठीक है, इसी में एम को आता है, ठीक है, जेडपीडी आता है, तो ये सारा सिद्धांत इसमें आता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। बच्चों को चिंतन विशेष में निम्नलिखित कौन सा सहायक नहीं है? अब तो नहीं पूछा है ना, तो चिंतन में, थिंकिंग के समय में बच्चों के लिए क्या सहायक नहीं है? बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक, बच्चे प्रत्यक्ष को स्वयं नहीं सोच सकते हैं और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना। ठीक, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण, छानबीन की लालच होती है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने में जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा नहीं होगा, चिंतन के बारे में बच्चों के लिए कौन सा नहीं होगा? ठीक है ना, वो चलिए तो चिंतन के लिए कौन सा सही नहीं होगा, बच्चे प्रयासों को स्वयं नहीं सोच सकते, तो ये चीज नहीं है। बच्चा हमें प्रयासों को हमेशा क्या सोच सकते हैं, पर इसमें बोलता है कि नहीं पूछा है ना, तो ये चीज, तो बच्चे कैसे नहीं सोच सकते, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो बच्चे प्रयासों को स्वयं नहीं सोच सकते और आधे मूल उन्हें जानकारी उपलब्ध है, तो ये चीज इसका सही हो जाएगा, बाकी ये सब ठीक है। जैसे बच्चे के घटनाओं के अन्वेषण, छानबीन में लालच होती है, होता है। बच्चों आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासा होती है, ये भी होती है। और बच्चों की विविधता की घटनाओं के बारे में स्वयं सिद्धांत पे कहते हैं, तो ये सब सही है। बट इसमें बोला नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है बच्चों का विद्यालय में असफल होना, तो बच्चे विद्यालय में असफल होने का किसका कारण है? प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चे में अधिगम सामर्थ्य नहीं होता, ऐसा। दूसरा बोलता है निर्देशित करता है कि बच्चे इन बच्चों की आवश्यकताओं की रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है।
अगला है साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिकता पैदाइशी कमी है और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। इसमें बोलता है असफल होने के क्या कारण पूछा है ना। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने के लिए समर्थ नहीं है। तो बताइए कि बच्चों के विद्यालय में असफल होना क्या हो सकता है। चलिए चलिए सही आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, निर्देशित करता है कि बच्चे इन बच्चों की आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तो ये हो जाएगा निर्देशित करता है कि रुचि को पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। 25, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने में सहायता करने में है। तो समूह में एक दूसरे को पढ़ाने में से सहायक है। बच्चों को स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर सकता है और संज्ञानात्मक क्रियाओं के लिए। एक मिनट, चलिए तो ये हो गया पहला ऑप्शन है, बच्चे स्वयं के चिंतन प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर सकता है और संज्ञानात्मक क्रियाकलापों को उच्च स्तर तक पहुंचा सकता है। अगला है, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करता है। अगला है, बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और वह यह एक प्रभावशाली शैक्षणिक पद्धति नहीं है। ठीक। अगला है, बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करती है। तो इसमें बोलता है समूह एक दूसरे से पढ़ाने में सहायक है। एक मिनट पानी पी ले रहे हैं आप लोग, बनाइए। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पढ़ने में सहायक करता है, क्या करता है, बच्चे क्या करता है, स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं पर अपेक्षा कर सकता है। ठीक है, स्वयं की कर सकता है और संज्ञानात्मक क्रियाकलापों को उच्च स्तर तक पहुंच सकता है। तो बच्चा क्या करता है, स्वयं से अपनी थिंकिंग डेवलप करता है। देखिए बच्चे भ्रांति उत्पन्न करते हैं, ये नेगेटिव है। बच्चे ध्यान भंग हो सकता है, ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव काटिए, बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न नेगेटिव है। तो नेगेटिव हमेशा काट दीजिए, पॉजिटिव की ओर बढ़ जाइए आप लोग। या हमें इसी तरह करना, नेगेटिव काटिएगा पॉजिटिव की ओर बढ़िएगा। एक खाली जगह, कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षण शास्त्र का आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार परिवर्तित करता है। तो बताना है अध्यापक केंद्रित विषय, प्रगतिशील कक्षा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या व्यवहारवादी। तो कैसी कक्षा में आपको बताना है कि उनकी व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार परिवर्तित करता है। तो कैसी परीक्षा में, पाठ्य पुस्तक किसको बोलते हैं, पाठ्य पुस्तक केंद्रीकरण। तो ये इसमें होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पाठ्य पुस्तक वाले में क्या कहता है, उसके बच्चों के अनुसार उसको क्या कहता है, परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका और एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। विकास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास का डेवलपमेंट का कौन सा कहते हैं, बच्चे का विकास बहुत ही सांस्कृतिक विधियों से होती है। संसार के सभी बच्चे का विकास एक ही क्रम में सुनिश्चित समय से होता है। विकास क्या है, सुरुचिपूर्वक सुव्यवस्थित समूह अवस्था में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों से होता है। और अगला है, विकास एक सरल और एक दिशा प्रक्रिया है। बताइए आप लोग सही जवाब। यह आसान क्वेश्चन है। चलिए चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं विकास के कारण में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चे विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विधियां होती है। तो क्या था, बच्चों के विकास में बहुत सारी सांस्कृतिक विधियां हैं, ये सही है। तो क्या है, देखिए कल्चरल डाइवर्सिटी इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। देखिए ये पढ़िए, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में सुनिश्चित किया है, एक ही क्रम में। विकास क्या है, सुरुचिपूर्वक सुव्यवस्थित समूह अवस्था में पूर्व निश्चित अनावश्यक घटकों का कारण होता है, ऐसा नहीं है, पूर्व निश्चित नहीं होगा। अब विकास एक सरल और एक दिशा में नहीं होता। विकास कहता है सरल नहीं होता, एक दिशा में नहीं होता। ये क्या होता है, रैखिक होता है। एक दिशा नहीं होता, एक रैखिक, कभी रुक के कभी बढ़ के इस तरह होता है। एक दिशा नहीं होता, हमेशा रैखिक बढ़ के क्या होता है। तो ये याद रखिएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की बढ़ते हैं। निम्न में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चित्र तो बताना मध्य बाल्यावस्था का। ठीक है, पहला प्रतीकात्मक खेल का उभारना, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि उनकी प्रवृत्ति के रूप से मूर्त होता है। अपेक्षित कौशल से समग्र शारीरिक विकास होना। और अगला वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त द्वारा सोचने की क्षमता। तो बताने बाल्य अवस्था की अवधि में मुख्य प्रमाण चित्र कौन सा है। तो बाल्य अवस्था कौन सा एज में रहता है, आप लोग बताइए, फिर हम बताएंगे आपको। सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तर्क संगत विचारों का विकास करने की मूर्ति की होती है। ये हो जाएगा आप 7-11 वर्ष की अवस्था, जो ये होता है मध्य बाल्य अवस्था। ठीक है, इसी को बोलता है मूर्त। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त अवस्था जो होता है 7 से लेकर 11 वर्ष। अमूर्त बोलेगा
तो अमूर्त ये इसमें है ना अमूर्त, इसमें हो जाता है 11+। अभी जस्ट बता दिए। व्यस्त से बाद शारीरिक वृद्धि का, तेजी से विकास, ये सब नहीं होता। परिक्रात्मक खेल का जो है 0 से 2 का, मतलब 2 से 6 का अवस्था है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों का सामाजिक विकास में, सामाजिकरण में विद्यालय कौन सा हो जाएगा? कोई भूमिका नहीं है, बहुत से कम भूमिका है, प्राथमिक कारक है, द्वितीय कारक। तो बताना बच्चों का सामाजिकरण में विद्यालय कौन सा कितने नंबर पर आता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक प्रकार का द्वितीय कारक है, ये है द्वितीय कारक। देखिए प्राथमिक कारक में परिवार हो जाएगा, परिवार, आस पड़ोस, दोस्त, ये प्राथमिक कारण होता है। द्वितीय कारक स्कूल हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चे का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्क की अपेक्षा अलग होती है? तो गुणात्मक रूप से पूछा है, वयस्क की अपेक्षा अलग। जेन पियाजे, लेव वर्स्की, हॉवर्ड गार्नर, लॉरेंस कॉल्बर। बताइए कौन कौन बोला था ये? ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए तो आज का सही आंसर हम लोग देख लेते हैं, कौन बोला? जीन पियाजे। तो कौन बोला? जीन पियाजे। गुण पियाजे के द्वारा, तो जीन पियाजे ने 4 सिद्धांत दिया था, ठीक है ना, SPCF। ठीक है, सेंसरी मोटर 0 से 2 वर्ष का अवस्था है, 2 से 6, 7 से 11 और 11 से प्लस। तो यही फॉर्मल मूर्त अमूर्त अवस्था है, मूर्त अवस्था है, पूर्ण संख्यात्मक अवस्था और ये संवेदी अवस्था। तो ये सारे अवस्थाएं थी। जीन पियाजे का पूरा डिटेल वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो जो कोई नहीं देखे तो उनको जरूर देख लीजिएगा। आज का इतना ही रहता है, फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का नए सीरीज के साथ। इसका मिलेंगे SST या हिंदी का करवा देंगे कल। ठीक है, तो आपको इसी तरह कंटेंट के लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम